अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अप्सा कोमल है और मैं अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट से इस वक्त लाइव हूँ। और जैसा कि मैं पहले अनाउंस कर चुकी हूँ, एक इंस्टा लाइव इंटरव्यूज़ की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। और हमारा एक और इंटरव्यू था जिसके लिए एक बहुत अच्छे गेस्ट मेरे साथ लाइंड अप थे लास्ट वीक। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ ईद से पहले पीआईए के प्लेन क्रैश का। तो उसकी वजह से हम लोगों ने इस इंटरव्यू को थोड़ा रोक के रखा था। बट आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो मैं अपने गेस्ट को ऐड करती हूँ। और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो ख़ास तौर पे जो क्रिकेट फैंस हैं वो मुझे एक हफ्ते से अपने सवाल मैसेजेस कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं मैं उनसे क्या पूछूं, तो वो हमारे साथ होंगे आज। और मैं चेक कर लेती हूँ अगर वो लाइव हैं तो मैं उनको इंट्रोड्यूस भी करवा देती हूँ। आप मुझे बता दीजिएगा आपको आवाज़ ठीक आ रही है। जनाब, तो आपकी और मेरी भरपूर तालियों में मैं वेलकम करूंगी हमारे आज के गेस्ट, जो कि पाकिस्तान के जाने माने मायानाज क्रिकेटर हैं मोहम्मद हफीज़। तो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, हम उनसे उनके क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे और लॉकडाउन में एज अ स्पोर्ट्स मैन उनकी क्या लाइफ गुजर रही है उसको भी हम कुछ पूछने की कोशिश करेंगे उनसे। हेलो हफीज़, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम अफसा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। ऑब्वियसली सैड इंसिडेंट्स तो हुए, लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो चलनी है, तो आई होप के आपके घर में सब चीज़ें ठीक होंगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बहुत अच्छी गुजरी। और हम आपसे आपकी ईद के बारे में भी पूछेंगे। हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं की किसी ने भी यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी ईद तो ईद होती है और उसको गुजारना पड़ता है। थैंक्स टू यू, अपने अपनी इतनी मसरूफ ज़िंदगी में से आपने हमारे मेरे नहीं लिए नहीं, वक्त आजकल मैं निकाला। वेला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा। आजकल मैं पूरा पूरा वेला हूँ, डोंट वरी। चले, बहुत अच्छी बात है। हमें आइडिया है, इससे पहले बहुत मुश्किल होता था हफीज को लाइन अप करना किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच। और जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं पहले ये बता देती हूँ कि आपके कमेंट्स हम जरूर शामिल करेंगे, लेकिन हम पहले मैं कुछ हफीज से गपशप लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर और कुछ सवाल भी उनसे हम पूछेंगे क्रिकेट रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि उनको हम ऐसे ही जाने देंगे। तो आप हफीज हमें पहले ये बताएं कि आप जैसा बंदा जिसको हर रोज प्रैक्टिस के लिए भी जाना होता होगा, और ज्यादातर काम स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनका घर से बाहर ही रहता है, वो घर पे रहना शायद गालिबन इतना पसंद नहीं करते होंगे। तो आपके लिए भी ऐसा ही है? ये लॉकडाउन के डेज कैसे गुजरे आपके लिए? कुछ तंग पड़ चुके हैं आप अभी तक, क्या चल रहा है गुजारा? नहीं, मेरे कान थोड़े लंबे हो गए हैं बेगम की बातें सुन सुन के, बाकी सब ठीक। हम्म। अदर देन दैट, टू बी ऑनेस्ट, घर के अंदर टाइम गुजरा काफी अरसे के बाद, क्योंकि एक तो आपने ये भी बात की कि शायद क्रिकेटर्स को घर पे रहना पसंद नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हमारा भी वैसा ही घर है जैसा आपका है। हमें भी उतनी ही खुशी होती है घर में माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रह के जितनी आपको होती है। लेकिन हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज ये डिमांड करती हैं कि हम ज़्यादा देर बाहर रहें, क्योंकि प्रोफेशनल ड्यूटीज के लिए वो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पीरियड हम लोगों ने गुजारा एज ए क्रिकेटर, वो लास्ट 10 ईयर्स थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होम क्रिकेट तो हुई नहीं, तो हमें होम सीरीज के लिए भी दुबई खेलना पड़ता था। तो आप इमेजिन करें कि साल के 10 माह आप पाकिस्तान में नहीं है। तो वो बच्चे डेवलप हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बड़ा बेटा 13 साल का है। तो मुझे लाइक पिछले 10 साल के पीरियड में मैं उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सका। इस स्ट्रगल के अभी इन ऊपर दिनों और में उनकी वो लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर, तो इस पे भी हम बात करें। जी जी। नहीं, तो डू अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट मेरे बच्चे अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उन्हें पता है कि ये बाबा की ये ड्यूटी है, या बाबा का काम ही है कि वो क्रिकेट खेलें। और उन्होंने ग्राउंड में खेलना है, और वो भी इसको पसंद करते हैं। मुझे बाइट खेलता देख के, मेरी परफॉर्मेंसेस को देख के, जब मैं अच्छा करता हूँ तो बहुत खुश होते हैं, जब मैं बुरा करता हूँ तो बहुत बड़े क्रिटिक हैं मेरे वो। तो ये जबरदस्त, आपके सारा तो घर पे सिलसिला ही। घर में रहता है। लेकिन इन दिनों में ये है कि इन दिनों में बेस्ट टाइम मैंने ये गुजारा कि बच्चों के साथ पिछले 2 माह से मैं घर पे हूँ, और उनकी पूरी जो भी उनकी लाइफ रूटीन्स हैं उनसे और ज़्यादा जो है मानूस हो रहा हूँ। समझ लग रही है मुझे कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के मामलात गुजारते हैं, गेम्स कितने खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ उनकी कौन सी उनकी उनको ज़्यादा पसंद है। गो कि मुझे पता था, लेकिन जब आप उनके साथ खेलते हैं, जैसे इंडोर के अंदर रह के मुख्तलिफ किस्म के प्ले स्टेशन आजकल लाइफ के अंदर आ चुके हुए हैं, वो खेलना। फिर जब मैं उनको खुद फोर्स करता हूँ, बाहर जाते हैं मेरे साथ, बैडमिंटन खेलते हैं मेरे साथ, क्रिकेट खेलते हैं लॉन के अंदर, इस तरह की चीज़ों के
तरफ उनकी डेवलपमेंट हुई बहुत ज़्यादा, उनकी स्टडी के ऊपर थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया। तो टू बी ऑनेस्ट फॉर मी दिस वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मैंने उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम गुजारा, कुछ और करने को भी नहीं था। तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। टफ टाइम था ऑब्वियसली, बाहर लोगों की तरफ ज्यादा नहीं जा सके, घूम फिर नहीं सके, लेकिन विद इन फैमिली आई थिंक इट वाज अ वेरी बेस्ट टाइम फॉर मी कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत हमने काफी लोगों ने आपको स्पॉट किया लाहौर की सड़कों पे साइकिलिंग करते हुए अपनी पूरी फैमिली के साथ। इट इज अ ग्रेट थिंग। या आप कंटिन्यू करेंगे लॉकडाउन के बाद भी, या फिर वापस अपनी मसरूफ जिंदगी में चले जाएंगे? और आपकी वाइफ का और आपके बच्चों का उस वो कितना एंजॉय किया उन्होंने, विच इज वेरी रेयर। मतलब क्या, और सेकेंडली सॉरी आप ये भी आंसर कीजिएगा, क्या आप समझते हैं कि इन चीजों को हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए? यहाँ मैंने इस्लामाबाद में कई लोगों को देखा पूरी फैमिली के साथ साइकिलें चला रहे थे, लेकिन आम दिनों में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं होता आमतौर पे? देखिए अब साहब, जरूरी तो ये है कि आपकी लाइफ की जो रूटीन्स हैं वो फिटनेस रिजीम जो है आपकी ऑन रहनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ वो थोड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद लाइफ के अंदर, चाहे वो किसी भी लेवल के ऊपर कामयाबी हो, हम अपनी फिटनेस को भूल जाते हैं, अपनी लाइफ के उस एरिया को भूल जाते हैं कि जिसने हमें सारी जिंदगी चलाना है। मुख्तलिफ कंपनीज में जैसे ही हमारी जॉब्स लगती हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं बचता अपनी ज़ात के लिए कि हम अपने आप को घंटा 2 घंटे दे सकें और अपनी फिटनेस पे काम कर सकें। तो ये मेरे लिए तो ज़रूरी था। मैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें और भी करने के लिए रेडी हूँ। मैं रोड रनिंग करना शुरू कर दी पिछले दिनों में। गो के काफ़ी मुश्किल होता है, फैंस आते हैं आके, वो जब वो पहचान लेते हैं तो वो रोड रनिंग के दरमियान कहते हैं कि आपसे सेल्फी लेनी है, गाड़ी पे रुकते हैं, कहते हैं जी आपसे। मैं कहता हूँ भाई मैं रनिंग कर रहा हूँ, लेट मी डू माई वर्क। तो काफ़ी मुश्किल भी हुई, लेकिन ये है कि रोड रनिंग मैंने स्टार्ट कर दी। फिर मैंने सोचा कि किस तरह मैं अपनी बेगम को भी साथ में इंगेज करूं, तो हमने साइकिलिंग का प्लान किया। तो वो अब हैबिट बन चुका हुआ है। हम लोग ऑलमोस्ट 3-4 डेज 5 डेज इन अ वीक हम लोग निकलते हैं, 20-25-30 किलोमीटर हम लोग रूटीन के अंदर ये काम कर रहे हैं। उसको भी मजा आ रहा है, मुझे भी इंजॉयमेंट मिल रही है, मेरा तो काम ही है, मैंने तो ये करना ही है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी लाइफ के अंदर हमें, हम सबको हर स्टेज के ऊपर हम किसी भी जगह पे पहुंच जाएं, जितने मर्जी कामयाब इंसान हमारी हमारी कामयाबी जितनी मर्जी हो जाएं, हमने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। उसके लिए फिटनेस के लिए कुछ भी काम किया जा सकता है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप इंडोर होम के अंदर बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोग कर सकते हैं। आपकी आपके जिम जाने की अगर अगर आपकी रूटीन है वो आपको एक्टिव रखनी चाहिए। तो टू मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो ये जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये मिसिंग पार्ट है कि हम लोग अपनी फिटनेस के ऊपर कम ध्यान देते फिटनेस हैं पे और बहुत बाकी चीजों को प्रायोरिटी के ऊपर ले जाते हैं। तो ये होना चाहिए। अगर फैमिलीज ने इस, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ मुख्तलिफ इंटरव्यूज में, कि इस लॉकडाउन ने और इस कोरोना ने बहुत सी चीजों से दूर किया, और बहुत सी वो चीजें जिनसे हम सही। दूर हो चुके से उनके हमें पास किया। तो हमारी लाइफ की बहुत बिल्कुल। सी रूटीन चेंज होंगी, बहुत सी खुशियां भी इसके साथ मुंसलिक होंगी कि हम अपनी फैमिली के साथ वो टाइम गुजारे। हमें पता लग रहा है कि हमारे बच्चे या हमारी फैमिली, हमारी जो क्लोज रिलेशन है, जिन्होंने हमेशा हमारे साथ रहना है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है और हमने हमने उनके साथ किस तरह अच्छा टाइम गुजारना है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। और ये आई टोटली एग्री विद यू। इस चीज़ के ऊपर मुझे भी खास तौर पे अपने घर वालों को टाइम देने का मौका मिला, तो पता चला वो एक जोक होता है ना कि अच्छे लोग हैं वो भी। तो हमें अपनी मसरूफ लाइफ में इतना टाइम नहीं मिलता था इससे पहले। लेकिन हम आप फिटनेस की अब बात कर रहे हैं तो क्योंकि बात से बात निकलती है, आप माशाल्लाह अपने आप को बहुत फिट रखते हैं, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर फिटनेस के ऊपर बहुत सवाल उठाए जाते हैं। कई लोग जी ऐसे तबसरे करते हैं कि हम बाकी खिलाड़ियों को देखते हैं दूसरे मुल्कों के, तो वो हमें बहुत फिट नजर आ रहे होते हैं कि हमारे यहाँ कई प्लेयर्स के पेट निकले हुए होते हैं। तो ये जी। क्रिटिसिज्म ठीक है, या आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस ठीक हो तो ठीक है भाई, ऊपर से इतना बॉडी बिल्डर लगने की क्या जरूरत है? नहीं देखिए, समझना ये है कि ए स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहने चाहिए। आपकी परफॉर्मेंसेस के स्टैंडर्ड्स हैं और आपकी प्रेजेंटेशन। देखें, आप सेल्फ प्रेजेंट भी तो आप कर रहे हैं ना अपने आप को। फर्ज करें अगर आपकी पाकिस्तान की टीम किसी भी जगह पे खेल रही है, एक तो उसकी परफॉर्मेंस सामने आ रही है, दूसरा यू शुड बी प्रेजेंटेबल। तो उस प्रेजेंटेबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फिटनेस के भी सेट हो चुके हैं। पिछले, मेरा अपना ख्याल है पहले शायद इतना ज्यादा इस पर जोर नहीं दिया गया, क्योंकि मैंने अपना कैरियर, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से खेलते हुए 17 साल हो गए। तो मैंने बहुत से ऐसे पीरियड्स देखे जहां पे जो प्रायोरिटीज थी वो डिफरेंट होती गई। तो फिटनेस पिछले तकरीबन 8 से 10 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हुए हैं और मजीद हाई हाय। होते जा रहे हैं। इसके जो बैरियर्स हैं वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं।
तो मेरा अपना अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर फिटनेस की जो रूटीन है बहुत ही बेहतर हो चुकी है। क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स ही हैं, उनका नाम ही क्रिटिक्स है, तो आप उनकी तरफ ना जाएं। तो अगर आप इन टोटल देखेंगे तो पाकिस्तानी प्लेयर प्रेजेंटेबल है, उनके फिटनेस स्टैंडर्ड्स बेहतर हो चुके हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस ग्राफ इसलिए बेहतर हुआ है, जीत के स्टैंडर्ड्स इसलिए आपके बढ़ गए हैं क्योंकि आपकी फिटनेस आपको सपोर्ट करती है लॉन्गर पीरियड तक परफॉर्म करने के लिए। तो फिटनेस स्टैंडर्ड भी बेहतर हुए हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के। कुछ इक्का दुक्का हैं लोग जो ये समझते हैं कि उनको अपने सिर्फ टैलेंट पे रहना है, लेकिन क्योंकि एक जो टीम वर्क है, जब आप उसमें सेटअप हो जाते हैं तो आपने उसी स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरना है जिसपे बाकी 15 लोग पूरे उतर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी 15 या 20 या 25 लोग उस स्टैंडर्ड के ऊपर पहुंच जाए और मोहम्मद हफीज ये कहे कि जी मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। तो इस तरीके से आप उस सिस्टम के अंदर रह उसको नहीं फॉलो सकते। करना है। बिल्कुल आपको सही। फॉलो हम आपके क्रिकेटिंग करियर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन नीचे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, और उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि इससे पहले कि आप लोग कुछ कहना शुरू करें मुझे हम बिल्कुल आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार मैं चाहूंगी, इट्स नॉट लाइक बहुत शॉर्ट आंसर्स भी आपको नहीं देने, लेकिन विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछ लूंगी अपने, रैपिड फायर नहीं है, आप थोड़ी डिटेल में जा सकते हैं उनके, फिर हम आप लोगों के सवाल शामिल करेंगे। तो हफीज आप हमें पहले तो ये पहले बताएं। आप अपना अपना अपने दिल का सारा जो बोझ है ना वो खाली करें। मैं अपना काम कर लेती हूँ पहले, फिर आपकी बारी, क्योंकि मेरा जी इंस्टा लाइव है तो ये लोग जो है ना जी, कमेंट्स श्योर पे श्योर बाद श्योर। में। लेकिन आप सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू, हम पढ़ेंगे आपके कमेंट्स भी। मुझे आप पहले ये बताएं कि आपका ये जो माशाल्लाह तवील करियर है क्रिकेट में, इसका आपके ख्याल में क्या राज है? अब सर, एज ए ट्रू प्रोफेशनल आपने पीरियड्स के साथ, आपने टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना है और डेवलप करना है। अगर आप एक ही जगह पे रुक जाएं तो आप वक्त के साथ जो तब्दीली आ जाती है किसी भी प्रोफेशन के अंदर जिसको अडॉप्ट करना आपके लिए जरूरी है, अगर आप वो नहीं करते, जैसे मैंने आपको बोला कि फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंचते जा रहे हैं और आगे से आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आप फिटनेस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप हाईएस्ट लेवल के प्रोफेशनल नहीं बन सकते। तो इसी तरह आपकी गेम डेवलपमेंट है। जैसे ही जब मैंने क्रिकेट शुरू की उस वक्त जो किसी भी ओपनर का रोल था वो ये होता था कि वो बॉल सी ऑफ करे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003। उस वक्त की मैनेजमेंट ये रिक्वायर्ड करती थी कि जो भी टीम का ओपनर हो जब वो जाए खेलने के लिए तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम क्रीज पे गुजारे। स्ट्राइक रेट वाज नॉट एन इशू फॉर देम। वो ये कहते थे कि आप 100 बॉल खेल लें, आप 60 रन करें, 50 रन करें, वी आर फाइन विद इट, बिकॉज हमें आपका वो जो इनिशियल 20 ओवर का जो जो बॉल की शाइन को सी ऑफ करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वक्त गुजरता गया, तब्दीली आती गई इस खेल के अंदर। आज अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से 110 से 120 के स्ट्राइक रेट से ना खेलें तो आपके आपके खेल को पसंद नहीं किया जाता, आपको आपको आपकी परफॉर्मेंसेस को रेट नहीं किया जाता। तो वक्त के साथ मैंने डेवलपमेंट की अपने खेल की, इन्हेंस करता गया अपने स्किल्स को। जो जो तब्दीली इस खेल के साथ आती गई, फास्ट होता गया बहुत ज़्यादा ये खेल, तो मैंने अपने खेल के अंदर उसी तरीके से तब्दीली लाने की भरपूर कोशिश की। कभी ये नहीं सोचा कि मैं जहां पे भी हूँ वहीं पे रहूंगा तो मैं कामयाब रहूंगा। मैंने हर वो नई चीज़ जो इस खेल के अंदर आती गई, पावर हिटिंग आती गई, मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। स्ट्राइक रेट का इम्प्रूव करना था, मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। फिटनेस को इम्प्रूव करने की के स्टैंडर्ड्स जब हाई हुए तो मैंने उसको उस पर ध्यान दिया। तो एज ए ट्रू प्रोफेशनल आपने स्टैंडर्ड्स ऑफ द गेम जो है जो भी सेट होते हैं, अगर आप उसमें रहेंगे तो आप उस एरा के अंदर रहते हैं, अदरवाइज आप नीचे चले जाते हैं। तो मैं वक्त क्योंकि के साथ मेरे खुद लिए को और कुछ बदलना था नहीं, तो और कुछ करना आता नहीं है, टू मी टू प्ले द क्रिकेट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ। और इसके लिए जिंदगी में बहुत से सेक्रीफाइस किए और कुछ आता नहीं था, कुछ कर नहीं सकता था, तो सिर्फ एक ही काम आता था, वो था मेहनत करना और दिन रात इसी खेल के से मुंसलिक जितनी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसको करना। तो इसी तरह से पिछले 17 साल के कैरियर में अल्लाह ने खास मदद की और लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार किया। आज 17 साल गुजर गए और मेरी जिंदगी की यूं चुटकी बजाते हुए टाइम जो है मेरा गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत वाला, कामयाबी वाला गुजरा। आपके और आपके फैंस, आपको जो एक काम आता है जिसकी आप बात करें उसी की वजह से आपके इतने सारे फैंस हैं आपके क्रिकेट के, और इसमें कोई शक नहीं है। एक और बात ये कि आपका बॉलिंग एक्शन जो था उसको क्वेश्चन किया गया, ऑब्वियसली जी, आप बाद में सुर्खरू हुए। आपको क्या स्ट्रगल्स थी, उसको लेके आपने कितना स्ट्रगल किया?
अब सर हुआ ये कि जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड्स चेंज हुए प्रोफेशनल क्रिकेट के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई करते गए हाईएस्ट लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर चेंजेस आती गई। तो उन्हीं चेंजेस के अंदर भी बॉलिंग एक्शन रूल जो हैं वो चेंज हुए। और वो रूल हो जो जैसे चेंज हुआ उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई प्लेयर्स के ऊपर। तो मैं जैसा भी था या मेरे जैसे और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो इसके अंदर जो इस मसले के अंदर आए और उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर एतराज़ात किए गए, लेकिन बाद में किसी ने रिकवर कर लिया, कई लोगों ने क्रिकेट ही छोड़ दी। तो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि आपके नेचुरल मसल मेमोरी जो है वो ऑलरेडी पिछले कई सालों से डेवलप हो चुकी होती है। तो वो जो कुछ भी था, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं 2003 से मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ तो अगर कुछ गलत होगा तो वो 2003 में भी गलत होगा। तो मुझे 2014-15 में आके ये सारा एक नया रूल चेंज हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट का बॉलिंग एक्शन के हवाले से, तो उसके अंदर मैं फंस गया और उसकी में मुझे दोबारा से डेवलपमेंट करनी पड़ी, अपने मसल मेमोरी की, अपना एक्शन चेंज करना पड़ा। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस हुआ जो इस क्रिकेट के खेल के साथ मुंसलिक किया गया बेहतरी के लिए। इस पे एतराज़ात बहुत से हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो ग्लोबली होना चाहिए था। तमाम बॉलिंग एक्शन जो किसी भी बॉलर का बॉलिंग एक्शन है उसको इसके अंदर इस लॉ को परखना चाहिए था, उनको इसके अंदर से गुजरना चाहिए था इस न्यू लॉ के अंदर, क्योंकि ये पिक एंड चूज था कि जिसको अंपायर चाहे उसको सस्पेक्ट करार दे दे या उसके ऊपर शक जाहिर करे। और अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत से ऐसे बॉलर्स जो हैं बॉलिंग कर रहे हैं जिनके बॉलिंग एक्शन के जो एंगल्स हैं वो गिवन जो लिमिट है उससे ज्यादा है, लेकिन उनको कभी कॉल ही नहीं किया गया। तो ये काफी सिस्टमेटिकल जो है, इसमें छोटे छोटे फ्लॉज हैं जिसको दुरुस्तगी की जरूरत है। लेकिन मैं इसमें फंसा और अल्लाह की रहमतों से मैं दोबारा से फिर सुरखरू और हुआ, आपने बहुत दोबारा जल्दी इसमें से बिल्कुल तो वो मेरे चेंजेस। करियर के साथ। जी जी। अच्छा, एंड पे एक स्पेशल गेस्ट जो मुझे छोड़ता नहीं है, ये मेरी लाइफ में मेरे साथ है, ये मेरी सबसे छोटी बेटी है अमल। तो ये मुझे हेलो छोड़ता अमल। नहीं है, इसलिए तो मैंने सोच रहा हूँ कि मैं इसको इसके आपके साथ जो है ना थैंक यू अमल, आपने हमें हमारे इंस्टा लाइव पे ज्वाइन किया। जी ब्यूटीफुल, चले जी, एक जबरदस्त, मुझे ये फैमिली मुझे इंटरव्यू। छोड़ के लिहाजा मुझे इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जी। जरूर जी सर। फ्रेंड के साथ खेल रहे हो? चलो बाबा भी इंटरव्यू दे रहे हैं फिर बाद में अपने। चलिए ये जबरदस्त ये मेरा माशाल्लाह। साथी क्वारंटाइन टाइम का, ये मुझे छोड़ते ही नहीं है। मैं कहीं पे भी चला जाऊँ इसने मेरे साथ साथ घूमना है। आपको लॉकडाउन के तो बाद शायद अब दोबारा स्ट्रगल, एक नया स्ट्रगल होगी आपकी बच्चों के साथ, जितनी अटैचमेंट आई एम श्योर हम सबकी भी अपने घर वालों के साथ जितना हम क्लोज हो चुके हैं लॉकडाउन के बाद, ये एक फैक्टर जरूर रहेगा। हफीज, आप हमें ये बताएं कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बहुत से मैचेस में और बहुत से ऐसे मैचेस हैं जो पाकिस्तान जीता इंटरनेशनली। कौन से आपके पूरे करियर में ऐसे 3 मैचेस हैं जो आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन पाकिस्तान ने खेला और जीता, जिन पे आपको सबसे ज्यादा फख्र है? अब सर क्योंकि मैचेस बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कैरियर के 360 प्लस इंटरनेशनल अपीयरेंस है पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह की बड़ी खास रहमत रही कि मेरी परफॉर्मेंसेस के साथ भी और मेरी अपीयरेंस के साथ भी विन रेशो पाकिस्तान की ज्यादा है, लूजिंग कम है। तो बहुत से मैचेस में आपको मैं बता सकता हूँ जो जो अच्छे थे, लेकिन 3 फॉर्मेट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के। टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, T20 है। तो मैं तीनों का एक एक जवाब आपको दे देता हूँ। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो सबसे मेमोरेबल जो मैंने सीरीज खेली है, जो मैंने मैचेस खेले, वो इंग्लैंड के खिलाफ थे, जो हमने यूएई के अंदर इंग्लैंड की टीम को व्हाइट वॉश किया। एज ए प्लेयर उसमें इन्वॉल्व होना, उस टीम का हिस्सा होना, उसमें परफॉर्मेंस देना और इंग्लैंड जैसी टीम को 3-0 से व्हाइट वॉश करना, दैट वाज समथिंग स्पेशल। तो हमने वो किया, तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा मुझे वो पसंद है, वो वाली सीरीज। वनडे के अंदर मैंने बहुत सी परफॉर्मेंसेज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए दी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल हम लोग जीते इंडिया से उसमें भी इंग्लैंड आएंगे 2017 में, वो वनडे क्रिकेट का मेरा सबसे शानदार, उसमें मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। मैंने 57 रन, वो थोड़े रन हैं, सेंचुरीज मेरी 11 सेंचुरीज हैं, लेकिन वो जो रन थे उससे पाकिस्तान टीम को बहुत फायदा हुआ। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जैसा टाइटल जीते। तो और वो चैंपियंस भी ट्रॉफी इंडिया के जी इंडिया, वो मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह T20 के अंदर हमने 2012 के अंदर इंडिया में जाके, इंडिया को, मैं कप्तान था उस वक्त, तो मेरी कप्तानी में मेरी बेस्ट परफॉर्मेंसेस सामने आई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इंडिया में जाके मैं मैन ऑफ द सीरीज बना T20 का। 25 दिसंबर काइद
डे था, उस दिन हमने उनको मैच हरवाया, लाइक उनको मैच हराया, मैं मैन ऑफ द मैच में बना। तो वो बेंगलोर के अंदर वो मैच मेरे लिए T20 फॉर्मेट का सबसे शानदार मैच था। जबरदस्त जबरदस्त, तीनों आपने फॉर्मेट्स के में एक एक मैचेस बता दिए। जी। और अब PSL इज वन ऑफ द थिंग्स जो पाकिस्तान में क्रिकेट से रिलेटेड हुई और मेरी सबसे पसंदीदा चीजें जो आज तक हुई हैं उनमें से एक है। और बहुत से फैंस हैं इसका मतलब PSL आप भी के। क्रिकेट फैन? सॉरी। क्योंकि हमने आपको, मैं जी। ये कह रहा हूँ, हमने आपको जब भी देखा, हमने आपको न्यूज कास्टर के तौर पर देखा। हमें नहीं पता था कि आप माशाल्लाह क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं और आप क्रिकेट फैन भी हैं। तो ये अच्छा है, मुझे भी पता लग गया, और कोई भी जो हमें पाकिस्तानी कोई भी पाकिस्तानी होगा वो क्रिकेट का फैन होगा। और स्पेशली इफ वी नाउ टॉक अबाउट PSL ऑल्सो, जो कि एक बहुत अच्छी एडिशन है जी हमारी एंटरटेनमेंट के हवाले से। और ये आपको पता ही है कि हमारे यहाँ बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बीइंग न्यूज एंकर ऑल्सो, हम इतनी संजीदा खबरें पढ़ते थे कि जिस दिन को क्रिकेट मैच होता था, पाकिस्तान जीत रहा हो या हार रहा हो, एक्साइटमेंट का एक और ही लेवल होता था कि बस ठीक है, एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू वॉच। अफसा, आप सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, मैं यकीन करें मुझे तकलीफ भी हुई है देख के। कल योम तकबीर था, एक ऐसा दिन जो हम सब के लिए एक ऑनर है, लेकिन उसकी सेलिब्रेशन इतनी नहीं हुई। आई वॉज रियली अमेज्ड, आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी कि ऐसा दिन उसकी सेलिब्रेशन हमने की। तो हम एज ए सोसाइटी बहुत सी ऐसी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और जिनकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए हम वो नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये, लेकिन जो आपका ये लेकिन जो आपका सवाल है रिगार्डिंग PSL, तो PSL ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि मौजूदा हालात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2009 से लेके 2019 तक तकरीबन कोई भी टीम इंटरनेशनली पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं आई। तो उस दौरानिए में PSL को कामयाब करवाना, पाकिस्तान के अंदर पहले उसके पैचेस के अंदर मैचेस करवाना, और फिर इस साल सारे पूरा पाकिस्तान में करवाना, बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की। पाकिस्तान गवर्नमेंट, तमाम सिक्योरिटी इदारे जो इसके अंदर मुंसलिक थे, और ऑब्वियसली फैंस जिन्होंने इसको भरपूर जो है वो देखने आए और हर वेन्यू पे आए। और जब वो आए तो और ज्यादा एक्साइटमेंट आई। तो मेरा ख्याल है कि PSL एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हम सबको बहुत एंटरटेन कर रही है, और इसको मजीद बेहतर से बेहतर होना है। और जितना ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, इसके जितने ज्यादा अगले सालों में ये पाकिस्तान में होगी, ये बेहतर से बेहतर होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आप पांचों सीजन्स में थे PSL के। आपके ख्याल में अब अगर कोई नाम आप हमें दें स्ट्रेट फॉरवर्ड, ड्रीम PSL 6 की टीम के अंदर आपके ख्याल में कोई 3 प्लेयर्स का नाम आकर हमें आप बता दें, अगर जो पहले PSL खेल चुके हों, जो आपके ख्याल में जरूर शामिल होने चाहिए PSL 6 में, जो हम बहुत अच्छा खेल पेश कर सकते हैं। देखिए ऑब्वियसली कुछ लोग तो खेल ही रहे हैं, लाइक पाकिस्तान के जितने भी मौजूदा प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक कैटेगरी है वो है इमर्जिंग प्लेयर की। तो पाकिस्तान के इमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं, मैं उनको देख के बहुत खुश होता हूँ। उनकी उनकी जब परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं तो जब मैं उनको देख के बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो प्रेशर वाला है, जहाँ पे आपको आपको बहुत से प्रेशर्स को डील करना है, मोरलेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आपको तमाम प्रेशर्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जब प्लेयर्स वहां पे आके इमर्जिंग लेवल के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो रुहेल एक विकेट कीपर बैट्समैन है इस्लामाबाद से, मैं उनको चाहूंगा कि वो अगले साल इस PSL के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अली पाशा एक प्लेयर हैं, वो रावलपिंडी से हैं, वो बहुत टेक्निकली सॉलिड है। अनफॉर्चुनेटली उनको अभी तक PSL में चांस नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि वो इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर या किसी भी कैटेगरी में जब पिक हो तो वो आके बहुत अच्छा परफॉर्म करें। इसी तरह बॉलर में मैं चाहूंगा कि 2-3 बॉलर जो मैं यंगस्टर्स देख रहा हूँ, नसीम शाह हैं या हसनैन है, ये लड़के पाकिस्तान PSL के अंदर बड़ा परफॉर्म करें, ताकि इनके हाईएस्ट लेवल की जो खेलने की जो सलाहियत है वो यहीं पे जांच ली जाए, और अपने आप को परफॉर्मर के तौर पर यहाँ पे लेके आए, मैन ऑफ द सीरीज बने PSL नेक्स्ट की जो 2020-2021 के अंदर होगा। तो मुझे और खुशी होगी कि यंगस्टर जो है वो मैन ऑफ द सीरीज बने। तो इनमें मैं समझता हूँ कि इनको आना चाहिए। बहुत हम मुफीद लोग मशवरे प्रोफेसर ने दिए हैं इमरजेंसी। इन यंगस्टर्स आने
बिल्कुल, इन इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा एक प्लेयर होगा कोई नाम हफीज साहब, कोई कंट्रोवर्शियल बयान दें आप हमारी भी कोई इस इंटरव्यू में चांदी हो जाए, कोई एक ऐसा प्लेयर जिसको नहीं होना चाहिए अगले सीजन में पीएसएल के। नहीं होना चाहिए, देखिए ये बड़ी हाईएस्ट, मैं आपको बताऊं कंट्रोवर्शियल अगर बात होगी तो मैं कर दूंगा। आप ये ना घबराएं कीजिए कि मैं प्लीज, आपकी प्लेटफॉर्म आप हाजिर है वो आपके लिए जी। वो पॉलिटिकली राइट होने के साथ जो है मैं आपके आपके सामने आऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं अच्छा। आपको वो जवाब दूंगा जो बनता है। आप ने पूछा कि किसको नहीं होना चाहिए, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी जो जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स के अंदर इंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। इवन अगर आप टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और अगर आप इंटरटेनर नहीं हैं तो आपको लोग पसंद नहीं करते। तो पीएसएल के अंदर मैं चाहूंगा कि वो प्लेयर बिल्कुल ना खेले जो एंटरटेनर ना हो। तो यू सबसे मस्ट बड़ा बी एंटरटेनर एंटरटेनर। कौन है प्लेयर्स में से इस आपके वक्त ख्याल में? देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत से शानदार क्रिकेटर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की अगर एंटरटेनमेंट में जाएंगे क्रिकेट के अंदर तो शाहिद अफरीदी एक ऐसा नाम है जो जो कई सालों से हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं। वो जब भी खेलते हैं लोग उनको पसंद करते हैं, वो जैसा भी खेलते हैं। वो एक छक्का लगा दें तो उनका एक छक्का बाकियों के 100 रन के ऊपर भारी हो जाता है। तो ऐसे एंटरटेनर हमने पैदा किए हैं। तो जो भी एंटरटेन करे, बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। यंगस्टर्स जो हैं, मैं अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारे हमारे जो खेलने वाले क्रिकेटर्स हैं वो खेल के साथ मुंसलिक रह के एंटरटेन करें। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि प्लेयर्स उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो वो थोड़ा करते हैं। परफॉर्मेंस कम होती है लेकिन ड्रामे ज्यादा बन जाते हैं। वो ज्यादा अजीब सी जो है वो अपने हरकत करना शुरू कर सकते हैं, लाइक करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि ये करने से एंटरटेन हम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका खेल ही आपकी एंटरटेनमेंट है। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग एंटरटेन होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंसेज देखने को मिलेंगी तो मजा आएगा। और जो एंटरटेन नहीं कर सकता उसकी जगह वो बिल्कुल ना खेले अगले साल। नाम आपने ले लिया, लेकिन हम नतीजा अखज करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे जब हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत अदाकारी कर रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि आपको हफीज बता साहब किसकी बात करें। आप ये छुपा पैगाम था आपका जो हमें मिल गया। जी जी आपने शायद आफरीदी साहब की बात की तो मेरे जहन में एक और बात भी आई। वो हमें बहुत कई लोग ये सजेस्ट करते हुए नजर आते हैं कि शायद हो सकता है कि अब वो सियासत की तरफ बाकायदा तौर पे आए, क्योंकि वो बहुत सियासी बयान भी देते हैं। और कई दफ़ा उनकी तस्वीरें हम देखते हैं जो उनकी नमाज पढ़ते हुए कोई तस्वीर खींच के लगा दी गई, तो उससे हम जैसे लोग, या फिर वैसे आम तौर पे जो लोग तबसरे पेश कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, वो समझते हैं कि उनके लिए एक तैयारी शुरू हो चुकी है कि वो आगे जाके कभी ना कभी सियासत में आ जाएंगे। हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, तो ये भी कोई इतनी अजीब बात तो नहीं होगी, नई बात तो नहीं होगी। तो आपका कुछ चांस है, मतलब माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, आप ओपिनियन रखते हैं, मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करती हूँ, आप कई दफा सियासी चीजों के ऊपर बहुत तरीके से अपने अंदाज में आप एक अपना ओपिनियन भी पेश करते हैं। तो हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि आप भी सियासत में आए। अब सर जरूरी ये है कि आप अच्छा काम करें। आप पाकिस्तान के लिए किसी भी फील्ड के अंदर पाकिस्तान की खिदमत करें तो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपका मकसद खिदमत करना नहीं है, आपका मकसद सर्विसेज देना नहीं है, आपका मकसद अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाना है, तो और बहुत से काम है, लाजमी है ये काम करना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूम सकते हैं, आप वो कर लें। तो नेशनल लेवल के ऊपर अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैं इसके इनसाइड नहीं जानता। एक सिंपल सी लाइफ गुजारने वाला इंसान हूँ, टोटल सेल्फ मेड इंसान हूँ। मुझे नहीं पता कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखने की हद तक सम टाइम मैं देख लेता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देख पाता पॉलिटिक्स के जो प्रोग्राम भी हैं। आपका एक प्रोग्राम जो आप कर रही थी रिपोर्ट कार्ड, वो कभी रिपोर्ट कभी कार्ड। मैं देख लेता था क्योंकि उसमें आप लोगों के जो एनालिसिस होते थे वो बड़े शानदार, बड़े टू द पॉइंट होते थे और आपके जो पैनल था वो भी बहुत बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट मैं पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता। इसलिए लाइफ में मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस तरफ नहीं लेके जाएंगे। और मैं ये साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे उधर ही लेके जाएंगे। मेरी लाइफ की ट्रांजिशन उस साइड पे होगी जिसमें मेरे लिए इज्जत होगी और मैं पाकिस्तान की मजीद खिदमत कर सकता हूँ।
जबरदस्त। ठीक 5 मिनट में हम लोगों के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर देंगे। आप लोग ठीक 5 मिनट बाद अपने सवाल के साथ कमेंट कर सकते हैं। मैं शॉर्टली 2-3 और सवाल पूछूंगी। हफीज, अपने करियर के हाईज एंड लोज हमें बता दें, क्योंकि हम लोग अक्सर आप लोगों जैसे लोगों को देखते हैं और समझते हैं कि सिर्फ सिर्फ शोहरत और कामयाबियां आप लोगों ने देखी है, लेकिन क्रिकेटर्स बहुत चीजों से गुजरते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको लगा कि दिस इज द लोएस्ट पॉइंट इन योर लाइफ, और एक ऐसा हाई जो आपको लगा कि इससे आगे ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी का दौर और उसके बाद की आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, आपके ख्याल में सबसे बेहतर कौन सा था और लोएस्ट पॉइंट कौन सा था? अब साहब, हम सबकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं रही। हमें हमें हाईज एंड लोज के अंदर ही रहना है। कभी हमें लगता है कि हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार हो रही हैं, लगातार होती जाती हैं, और कभी हम बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और हमारी परफॉर्मेंसेस किसी को पसंद नहीं आ रही होती। तो ये एज एन ए प्रोफेशनल हमारे कैरियर के अंदर, हमारे स्पोर्ट्स के अंदर तो ये बहुत ज्यादा है। मेरे ऑब्वियसली मेरे इनिशियल स्टेज के जो 2003 से 2007 तक का मेरा टाइम था, गो के मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब जो मैं अचीव करना चाहता था, पाकिस्तान के लिए खेलना, वो मुझे इस दौर में मिला। लेकिन मैं पहले 4 साल के अंदर कोई कामयाब प्लेयर नहीं था। मैं ऐसा प्लेयर नहीं था जो अपनी जगह या इंटरनेशनल लेवल को मेंटेन कर सका अपने अपने स्टैंडर्ड से या अपनी क्रिकेट के साथ। तो मैं इंटरनेशनल लेवल को मीट नहीं कर पा रहा था। मैं एक परफॉर्मेंस अच्छी देता था, 3 परफॉर्मेंसेस बुरी हो जाती थी। तो 2003 से 2007 तक मैंने क्योंकि इतना अच्छा नहीं खेला था, तो क्रिटिक्स ने मेरे मुतालिक ये राय बना ली थी कि मोहम्मद हफीज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। वो बहुत मुश्किल होता है जब आपके मुतालिक ऐसी राय ले ली जाए, बन जाए, आप लोगों के ओपिनियन आपको बदलने में बहुत देर लगती है। तो मेरे मुतालिक ये ओपिनियंस बन चुके थे हाईएस्ट लेवल पे कि मोहम्मद हफीज इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर हाईएस्ट लेवल, नंबर 1। नंबर 2, उसके बावजूद मैं मेहनत करने के लिए जब जाता था, तो वो जगह जहां पे मेहनत की जा सकती है, ग्राउंड, वहां पे लोग मुझे बातें सुनाते थे। वो मुझे पता नहीं क्या कुछ कहते थे कि यार ये फिर आ गया, इसने बाज नहीं आना, ये फेल हो चुका है, फिर आ जाता है मेहनत करने के लिए, अपना टाइम भी बर्बाद करता है, हमारा भी करता है। और लोग मुझे देख के हंसते थे। तो वो बड़ा मुश्किल टाइम था मेरे पीरियड में, मेरी लाइफ का जो जितना भी जो कैरियर है उसमें, वो टाइम जिसमें लोगों ने मुझे, आप ये समझ रहे हैं कि धुतकारते थे, लाइक वो मुझे दूर करना चाहते थे कि ही डजंट बिलोंग्स टू दैट स्टेज। लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। शायद उस वक्त मैं बेहतर प्रोफेशनल नहीं था, मेरे में काफी कमियां थी, मैं हाईएस्ट लेवल के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन समझ ही नहीं पा रहा था। तो मेंटेन करना या उसकी प्रैक्टिस करना तो दूर की बात थी। तो 2007 में जब लोगों के ये ओपिनियंस बन गए, वहां से मैंने अपने आप को सेल्फ एनालिसिस किया और मुझे समझ आई कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने स्टैंडर्ड्स जो है वो हाई करने हैं, मुझे और मेहनत करनी है। तो 2007 से 2010 का जो 3 साल का पीरियड मैंने गुजारा, वो जिंदगी की वो ऐसा पीरियड है जिसको मैं चाहूंगा कि अगर मुझे दोबारा जिंदगी में वापस मैं जाऊं, तो मैं फिर उसी प्रोसेस के अंदर और रिफाइन तरीके से अपने आप को बेहतर प्लेयर बनाऊं। क्योंकि मुझे रगड़ा लगा उस टाइम के अंदर, जिसने मुझे आज मोहम्मद हफीज बना दिया, और लोगों की जितनी मोहब्बत है मुझे उसके बाद मिली। क्योंकि मेरी मेहनत का प्रोसेस उसके बाद शुरू हुआ जब मैंने अपनी गलती खुद मानना शुरू कर दी कि ये मेरी गलती है और मैंने खुद इसको इम्प्रूव करना है। तो 2007 और 2010 के बाद का जो मेरा मेरा कैरियर है, जो मेरी दूसरी इनिंग्स है 2010 के बाद, उसमें अल्लाह ने मुझे बहुत सी कामयाबियां दी। लेकिन जो अगर आप कहें कि लोज मेरे वो थे 2007 में, जब मेरे मुतालिक लोगों ने ओपिनियन बना लिए। लेकिन हाइज वो था जब मैंने 2012 में पाकिस्तान का, 2011 के अंदर मैंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस एक साल लेने का अवार्ड लिया, पाकिस्तान के लिए नंबर 1 ऑलराउंडर बना पूरी दुनिया के अंदर। तो जब ये चीजें मुझे मिली, एज ए कप्तान पाकिस्तान को लीड किया, तो जब ये तमाम चीजें मिली, वो ऑब्वियसली मेरे कैरियर का सबसे ज्यादा हाइस्ट थे जिसको अल्लाह ने मुझे दिखाया। उन तमाम नाकामियों के बाद, जो उस वक्त की नाकामियां जो मैंने बर्दाश्त की, लोगों की बातें सुनी, फिर आज वही ओपिनियन जो बन चुके थे वो आज चेंज होके वो मुझे अच्छा कहते हैं, वो प्रोफेशनल कोई नहीं है। तो तमाम चीजें मेहनत के साथ ही चेंज हुई। बिल्कुल, और आपका उस वक्त बार बार वापस ग्राउंड में चले जाना प्रैक्टिस के लिए, वो ही आपकी कामयाबी की वजह बन गया। इस पे भी बहुत से लोगों के लिए मैसेज है, हम लोग बहुत जल्दी हार के बैठ जाते हैं। तो शॉर्टली एक दो और सवाल। एक तो आपके ख्याल में सबसे डिफिकल्ट प्लेयर कौन रहा, आप जिसको आपने फेस किया, बॉलर या बैट्समैन? आप नाम ले सकते हैं उनके।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर जब आप खेलते हैं तो आपके सामने बहुत से कंपेटिटर्स आपके सामने आते हैं और वो आपको टफ टाइम देते हैं, वो आपको मुश्किलात में डालते हैं। ऑब्वियसली मैं बैटिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, तो मैं दोनों का एक एक प्लेयर या दो दो प्लेयर आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में आई थिंक बॉलिंग करते वक्त एज ए बॉलर जो सबसे ज्यादा मुश्किल था जिसको बॉलिंग करना, वो ब्रायन लारा थे वेस्ट इंडीज के। बहुत ही शानदार प्लेयर, बहुत ही आसानी से वो स्पिनर्स, उनकी जो शॉर्ट रेंज थी वो डिफरेंट लेवल था। मैंने ना उनसे पहले ना उनके बाद उन जैसी शॉर्ट रेंज किसी के पास मैंने नहीं देखी। तो ब्रायन लारा बहुत ही मुश्किल बैट्समैन थे बॉलिंग करते वक्त। उसके बाद अगर आप एज ए बैट्समैन आप मुझसे पूछें कि पूरी दुनिया के बॉलर्स मैंने बहुत से खेले, बहुत से मुश्किलात में मुझे उन्होंने डाला। मेरा ख्याल है कि डेल स्टेन एक ऐसा बॉलर है जिसने मुझे बहुत क्योंकि मैं भी ओपनर था, वो भी ओपनिंग बॉलर थे, नंबर 1 बॉलर थे, वो भी अपने साउथ अफ्रीका के और पूरी दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे। उन्होंने मुझे काफ़ी जो है वो मेरे कैरियर के अंदर मुझे मुश्किलात में डाला। मैकग्राथ एक दूसरे बॉलर थे, उन्होंने काफ़ी मुश्किलात, लाइक उनके टाइम पे मैं थोड़ा खेला उनको, लेकिन आई कैन इमेजिन कि वो कितने शानदार बॉलर थे। तो ये 2 बॉलर बहुत मुश्किल मुझे इनको फेस करते हुए हुई। और आपका फेवरेट स्टेडियम, पूरी ग्राउंड पूरी दुनिया में आप खेल चुके हैं जाके, तो आप कहाँ प्रेफर सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं अगर आप खेलने जा रहे हो? अच्छा, ऑब्वियसली पूरी दुनिया के ग्राउंड बहुत खूबसूरत है और हर ग्राउंड में जिसमें आप परफॉर्म करते हैं बहुत मजा आता है, जिसमें आप परफॉर्म नहीं करते उसमें मजा बिल्कुल नहीं आता। लेकिन ये है कि ओवरऑल जब भी 2 स्टेडियम्स ऐसे हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, एक तो लॉर्ड्स इंग्लैंड के अंदर, वो बहुत ही कमाल का स्टेडियम है। उसमें एज ए क्रिकेटर जब आप जाते हैं तो वो जो फील आपके अंदर डेवलप होती है वो बहुत शानदार है। तो लॉर्ड्स का ग्राउंड मुझे बहुत पसंद है और उसके साथ एडिलेड का ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जबरदस्त। अब सबसे जरूरी सवाल जो कि ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, आपका रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है? अच्छा, अभी तो मैंने 2019 का वर्ल्ड कप खेला लास्ट, और उसके बाद मैं खेलना चाह रहा था लेकिन अभी तक मुझे फुल टाइम जो है पाकिस्तान के लिए चांसेस नहीं मिल रहे। मैं खेलना चाह रहा हूँ अभी भी और मैं अपनी अपनी परफॉर्मेंसेज मेंटेन कर रहा हूँ। मजीद मैं समझता हूँ कि कुछ साल मैं इंटरनेशनल क्रिकेट किसी भी लेवल के ऊपर खेल सकता हूँ, वो मैं इंटरनेशनल लीग्स में खेलता रहूँ या इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ। फिर उसके बाद ट्रांजिशन तो होनी है लाइफ के अंदर, आपने किसी ना किसी चीज की तरफ जाना है, कोई ना कोई फील्ड आपने पकड़नी है। अभी तक टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा, लेकिन खेल के साथ मुंसलिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लाइफ के अंदर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमा है इतने सालों से, तो एकदम से उसको छोड़ देना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी मैं रिटायरमेंट लूंगा मैं थोड़ी ब्रेक जरूर लूंगा ताकि मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दे सकूं ये सोचने के लिए कि मुझे किस सिमत चलना है। और अल्लाह से मुझे बड़ी उम्मीद है, अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाब और सुरखरू किया, इसी तरह अल्लाह ताला मुझे मेरी ट्रांजिशन के अंदर भी कामयाब करेंगे। मैं जहां पे भी जाऊंगा अल्लाह मेरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपके लिए बेस्ट विशेस। और ये आपके जो फैंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अभी हम आपको खेलते हुए देखेंगे, लेकिन उसके बाद आप कहीं ना कहीं पीसीबी को सर्व करते हुए हमें नजर आएंगे, कुछ ऐसा इरादा यार कि आप बहुत कहीं ना मुश्किल कहीं... है, आपको सच्ची बताऊं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। लाइफ कैन ऑफर यू मेनी ऑप्शंस, और जो भी ऑप्शन आपके सामने मेरे सामने आएगी मैं जो भी ऑप्शन लूंगा, एक बात तय है कि वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए हो सकता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मेरी पर्सनल प्लेजर्स हों। हाँ, अगर उसके साथ पाकिस्तान की सर्विसेज मुंसलिक होंगी तो मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल ठीक। आप लोग अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। मेरे बस आखिरी 2 सवाल हैं। हफीज, एक बार शाहिद आफरीदी से किसी ने सवाल पूछा था कि अगर आपकी साहिबजादियां क्रिकेट में आना चाहें, जिस तरह से आप खुद एक क्रिकेटर हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? उन्होंने जो जवाब दिया था उसमें बहुत से लोगों के, खासतौर पे लड़कियों का जरा दिल भी दुखा था। उन्होंने कहा कि खवातीन खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, उनके हाथ में बहुत जायका होता है, तो उनको किचन तक ही महदूद रहना चाहिए। इसी तरफ उन्होंने इशारा दिया था। आपका कोई बच्चा, आपका बेटा भी है, आपकी माशाल्लाह बेटियां भी हैं, वो अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहें तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे या आप भी कुछ मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं? अच्छा, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने बच्चों की तरबियत कर सकूं, एक उनकी तालीम के ऊपर ध्यान दूं और उनकी बेहतर इंसान बनने की तरबियत कर सकूं। ये मेरा सबसे अव्वलीन तरजीह है। उसके बाद मेरे हमेशा से मैं अपनी वाइफ को भी कहता हूँ कि मेरे बच्चे फील्ड जिस मर्जी फील्ड के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हों, मैंने सिर्फ उनको सपोर्ट करना है।
आई विल नेवर स्टॉप एनी ऑफ माई किड कि आप ये ना करो, वो करो, या ये करो तो ज्यादा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे खुद ये डिसाइड करें, मैं उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बनूंगा, एक सपोर्ट बनूंगा, ना कि मैं उनको रोकूं। तो जो भी उनके अंदर, मेरी जो अवलीन तरजीह है वो उनकी तालीम और उनकी तरबियत है, और उसके बाद जिंदगी में वो जिस फील्ड में जाना चाहेंगे, मैं उनके पीछे रह के उनका सपोर्टिंग हैंड बनूंगा। दैट्स इट। एंड आई वांट कि वो जिंदगी के अंदर खुश रहें, कामयाब रहें, जिस मर्जी फील्ड में जाएं, बस मैं उनको कामयाब होता देखना चाहता हूँ। का वो क्रिकेट हो या कोई और फील्ड हो, आप उनको सपोर्ट कहीं पे करेंगे। भी, लाइक आई डोंट माइंड। लाइक मेरे से अगर आप पूछें, अगर मैं दोबारा अपनी जिंदगी को रिवर्स कर लूं तो मैं दोबारा भी क्रिकेटर ही बनना चाहूंगा। तो मैं भी ये चाहूंगा कि अगर मेरा कोई बच्चा अगर मेरी जिंदगी के अंदर वो क्रिकेट ही खेलना चाहता है तो मैं उसको फुली सपोर्ट करूंगा, मैं कभी भी उसको नहीं। जबरदस्त, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। आखिर में मेरा ये आखिरी सवाल है, क्योंकि लोग बहुत माइंड कर रहे हैं कि मैं एक दो कह के बस बहुत से सवाल कर चुके हैं, लेकिन आखिरी 10 मिनट आप लोगों के कमेंट्स के होंगे, आप लोग सवाल लिखिए। हफीज, आपके फेवरेट पाकिस्तानी या फिर इंटरनेशनल कोई एक्टर या एक्ट्रेस, आप और एक सिंगर, आप एक एक्टर, एक्ट्रेस और सिंगर का नाम भी हमें बता दें, लोग जानना चाहते हैं। जी, पाकिस्तान के अंदर आपको सच्ची बताऊं कि पाकिस्तान की शोबिज़ की इंडस्ट्री काफी डैमेज हुई है। हमारा बहुत सारा टैलेंट जाया भी हुआ है। वो लोग जो हमारे सामने आए, अनफॉर्चुनेटली मैंने जब से होश संभाला, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत शानदार किस्म की मूवीज नहीं बन सकी। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान से कोई एक्टर लूँ तो मुझे, अगर एक्टिंग में मैं जाऊँ तो शान बेहतर एक्टर है। उनके अंदर एक्टिंग स्किल्स हैं, वो हर तरह का काम कर सकते हैं, वर्सटाइल हैं। अगर आप सिंगर की तरफ जाएं तो सिंगर पाकिस्तान के बहुत शानदार हैं, हर लेवल के ऊपर बेहतर सिंगर्स हैं। मैं ज़ाती तौर पर नूर जहां को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनके गाने सुनता हूँ। नुसरत फ़तेह अली खान ऑब्वियसली हम सबकी पसंद है, जब मैं कभी उनको सुनता हूँ बहुत मज़ा आता है। राहत फ़तेह अली खान पाकिस्तान के बहुत शानदार जो हैं वो गुलकार हैं। आतिफ असलम बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। जाहिद मुस्तफ़ा, वो हम सब लोग शायद उनसे ना वाकिफ़ हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं जानते। वो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, मेरे दोस्त भी हैं। वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो इस तरह काफ़ी मेरी सिंगर की लिस्ट थोड़ी लंबी है, एक्ट्रेस की थोड़ी कम, वो बहुत लंबी है। एक कोई खातून, कोई माहिरा, कोई महविश हयात, कोई नीलम मुनीर, इतनी सारी अदाकारा है पाकिस्तान, इतनी नई फिल्मों में आई। आप बता के थक जाऊंगा, कुछ का नाम लूं कुछ का ना लूं तो अच्छा नहीं लगता, उसको रहने। चले, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें आपका अपनी वाइफ से डर भी हमने देख लिया कि आप किसी खातून का नाम तक नहीं लेना चाहते, तो वो शी डेफिनेटली विंस इस सिचुएशन के अंदर। तो आप ये बताएंगे विराट, अब सवाल लोगों के हम शामिल कर लेते हैं। और अच्छा, बिफोर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि मैंने आपको माशाल्लाह एज ए न्यूज़ कास्टर देखा, फिर आप समहाउ पता नहीं, शायद आपका ये एम्बिशन था, शायद आपके अंदर इसके थे, टैलेंट मौजूद था, तो आपने सोचा आप पॉलिटिकल प्रोग्राम की तरफ आ गए। तो मैं ये पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, लाइक आप न्यूज़ कास्टर ही रहेंगी, आप पॉलिटिकल साइड पे जाना चाहते हैं एज एन एंकर, व्हाट्स नेक्स्ट? जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली आई हैव फ्यू थिंग्स, मेरे कुछ प्लान्स हैं। मैं जियो के साथ मुंसलिक थी, लोगों को पता है, अब मैं नहीं हूँ वहाँ पे, और मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है जिसको मैंने अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन ऑफ कोर्स एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट के तौर पे ही मैं काम करूंगी। मुझे स्क्रीन के सामने बोलना आता है, लेकिन मैं लिखना भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात की कि आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। मैं एक चीज़ के साथ नहीं रहना चाहती, मैं बहुत सी और चीज़ें भी करना चाहती हूँ। मैं रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ, और तो सहाफत के लिए। आप पॉलिटिकल साइड पे रहना चाहते हो, यू वांटेड? जी ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, दिस इज, मुझे यही काम आता है जैसे आपको वो काम आता है, ओके, नहीं क्योंकि मुझे यही काम आता है, लेकिन पहले आप न्यूज़ कास्टर थी, ठीक है, फिर आप इस साइड पे आए, तो आई थॉट कि मैं पता करूं कि आप व्हाट यू रियली वांट टू बिकम।
बिल्कुल, ये एक्चुअली एक ही तरह की बातें हैं। जब आप न्यूज़ कास्टर होते हैं तो आप पॉलिटिकली ख़्यालात वैसे ही रखते हैं जैसा कोई प्रोग्राम एंकर होता है। तो वी एक्चुअली हम ओके। प्रोग्राम होस्ट को भी न्यूज़ एंकर ही कहते हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी ये चीज़ एक न्यूज़ से निकल के उसमें आना, क्योंकि जहाँ जिस इदारे के साथ मैं मुंसलिक थी, जियो के साथ, वहाँ पे हमें मुकम्मल तौर पे ट्रेन किया जाता है। एक न्यूज़ एंकर को भी एक प्रोग्राम होस्ट करने के काबिल होता है वो। जी। तो ओके। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मेरा भी थोड़ा सा इंटरव्यू किया। थोड़ा। लोगों के सवाल मैं चाहूंगी, किसी ने विराट कोहली के बारे में आपके ख्यालात पूछे थे और मैं उनका नाम जी नहीं पढ़ सकी, और किसी एक मुगल साहब ने भी लिखा हुआ है कि वो बहुत ज्यादा आप जैसे लगते हैं देखने में। तो जी मुगल साहब, आपका मैसेज भी पहुंच गया हफीज साहब को। जी, ये बात विराट काफी कोहली लोग के बारे में आपके क्या ख्याल है, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग वो ये समझते हैं कि मेरी शक्ल विराट कोहली से बहुत ज्यादा मिलती है। तो शायद कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस हो हमारी आपस में, बट आई बिलीव कि ही इज अ वंडरफुल, बहुत ही शानदार क्रिकेटर है, बहुत ही वेरी प्रोफेशनल। और बहुत खुशी होती है ऐसे, क्योंकि मैं उससे बड़ा हूं, मैंने कैरियर उससे पहले स्टार्ट किया है, तो मैं अपने उन तमाम यंगस्टर्स को ऑफ जो कोर्स। किसी भी लेवल, किसी भी मुल्क से हों, क्योंकि वो इस खेल के साथ मुंसलिक हैं, जितनी कामयाबियां विराट कोहली ने हासिल की हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फैन उनकी उनकी कामयाबियों का। तो लाइक खुशी होती है किसी भी जगह से कोई क्रिकेटर इस तरह का परफॉर्म करे कि वो पूरी दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन जाए। तो आई विश कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसा प्लेयर इंशाल्लाह मुस्तकबिल में डेवलप हो जो पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमाए। बिल्कुल सही। अर्सला अरशान का मैसेज है आपके लिए कि आपके वो इज अ ह्यूज फैन ऑफ यू, और उन्होंने कहा कि आपका फेवरेट रीसेंट जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें से कौन है। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर तो अभी इतने अच्छे ऑलराउंडर्स नहीं आ रहे। लाइक हमारे यहाँ पे टेल एंडर्स जो थोड़ी बेहतर बैटिंग कर लेते हैं उनको ऑलराउंडर समझा जा रहा है, या हमारे वो बैट्समैन जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं उनको ऑलराउंडर समझा जा रहा है। बेसिकली ऑलराउंडर की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो अगर मैं इस वक्त दुनिया में जाऊं तो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में पहले मुझे जैक कालिस बहुत पसंद थे, जो जिनके साथ में खेला वो बहुत ही शानदार किस्म के ऑलराउंडर थे। इन दिनों में बेन स्टोक बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, वो ऑलराउंडर अपनी परफॉर्मेंसेस से आपका दिल जीतते हैं, आपको एंटरटेन करते लाइबा कह रही हैं आप उनका नाम ले लें एक दफा, शी इज अ फैन। हैं। आप ले लें, आपने ले लिया। लाइबा आप हफीज साहब ने आपका नाम लेने से इनकार कर दिया। हफीज साहब नहीं इस नहीं नहीं, कदर ऐसा डरते बिल्कुल। हैं। अगर अगर कहने से वो खुश हो एक्ट्रेस रही हैं से तो हम लोगों का नाम भी नहीं लेना। नहीं चले नहीं मैं जबरदस्त, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो इंस्टा लाइव है, मैं खुद भी क्योंकि टीवी के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करती रही हूँ, तो यहाँ पे सवाल वगैरह अगर आप लोग बड़े माइंड कर जाते हैं, मुझे रिसेंटली आइडिया हुआ इस चीज का, अगर आप उनके कमेंट्स ना पढ़ें तो इसलिए आई हैव टू ऐड दीज ये कमेंट्स आल्सो। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। पूछ रहे हैं जी, जी कि अफसा आप इतनी प्यारी क्यों हैं, ये बताएं। ये मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं लोग नीचे कमेंट, इट्स जस्ट अबाउट हफीज। एक इतने बड़े आप सेलिब्रिटी हैं, और मैं अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने स्पेशली मेरे इस इनका इंस्टा लाइव के लिए वक्त बिल्कुल मुझे बहुत दिया। गुजरा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी जो है तैयारी की थी अपने इस प्रोग्राम के लिए। आपके सवालात बहुत ही पढ़े लिखे सवालात थे, क्योंकि अक्सर मैं जब इंटरव्यूज देता हूँ तो उसमें सवालात जो हैं वो समझ नहीं आ रहे होते। तो बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी मेहनत की होगी इस प्रोग्राम के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया आपके थैंक साथ यू। ये साथ। होप यू ऑल्सो एंजॉयड। थैंक यू और जो सो फैन, मच। इससे मुझे एक और बात याद आई। आपको बात करते हैं और बात से बात निकलती है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में आपका फेवरेट स्पोर्ट्स रिपोर्टर या एंकर या एनालिस्ट कोई है? कोई एक अदद बता दे। किसी क्रिकेटर ने आज तक ये जवाब नहीं दिया होगा शायद। जी पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो जो रिपोर्टर्स हैं, अगर मैं जाऊं तो मुझे शाहिद हाशमी बहुत पसंद है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। उनकी रिपोर्टिंग बड़ी शानदार रही है। तो मैं जब भी उनके कोई भी उनकी रिपोर्टिंग के मतलब कोई भी चीज़ आए मैं ज़रूर देखता हूँ, तो मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, वो जो आपने मूंछों को ताव देने वाली चीज की थी, वो आप बहुत से लोग ये कह चुके हैं एक दफा करके दिखा दें, एक दफा करके दिखा दें यार वो कर तो दूं, लेकिन अभी मैं उस मूड में नहीं था। मुझे। लेकिन आप तो वो अभी जो है ना वो वैसे जाएगी नहीं। जबरदस्त। ये फैंस जो है ना यकीनी तौर पे जी खुश होंगे। कश्मीर से भी हमें लास्ट ईयर एक थोड़ा सा जो है चेंज किया था, लोगों ने पसंद किया, लेकिन इस मरतबा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ, वो थोड़ी देर बाद आएगा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, एक हमें कश्मीर से मैसेज आया हुआ था। अ, रियाज नजीर साहब का। वो कहते हैं कि वो कश्मीर से हैं और आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपको दोबारा देखना चाहते हैं।
पाकिस्तान टीम में, और वो आपको ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। थैंक यू, और बहुत मैं शुक्रिया। कुछ मजीद कमेंट्स पढ़ देती हूँ आपके फैंस के, ताकि कोई मुझसे नाराजगी ना रहे। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अरशान आपके कह रहे हैं कि वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। उसके अलावा थैंक यूर अमेजिंग, ह्यूज रिस्पेक्ट प्रोफेसर अमीरा का ये मैसेज है आपके लिए। और इस तरह के बेतहाशा मैसेजेस हैं। किसी ने पूछा था आपको प्रोफेसर क्यों कहते हैं, इसकी एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन अगर आप इस पे कुछ तबसरा करना चाहें तो या आप जरूर बात। मैं काफी लोगों को कह चुका हूँ कि इसकी एक ही वजह मुझे समझ आती है कि मैं नॉनसेंस बात नहीं करता, और कोई वजह नहीं। इसी वजह से आपको प्रोफेसर कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है ये यंग प्लेयर्स को कोई समझाने का भी, या वो आपसे आके पूछते भी हैं नहीं, कि किस मैं तरीके से उनके वो हैंडल करें वो आई एम सारी। टेलिंग यू नाउडेज दैट द यंगस्टर्स आर रियली रियली डिफरेंट। उनका जो लेवल है वो डिफरेंट है, हम उनसे सीखते हैं। हम्म। अच्छा, एक एक शख्स आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप आज आप इस पे बात कर सकते हैं। इफ्तिखारुल हक आप पूछ रहे हैं कि उनका फोकस नहीं रहता बॉल पे, तो कुछ टिप्स बता दें आप अगर। उनका उनका फोकस नहीं रहता बॉलर के ऊपर। सॉरी, एग्जैक्टली, जी बिल्कुल, यही वो कहना चाह रहे हैं बॉल कंसंट्रेशन पे। इशू एक्चुअली दिस इज व्हाट ही है। इज उन्हें सेइंग, ये कहेंगे कांट कि फोकस ऑन बॉल। अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बीवी को दिमाग से निकाल के क्रिकेट खेलें, फिर ठीक रहेगा। क्या आप भी बॉल ऐसा ही करते हैं? क्या हम चाहते हैं आप इस इंटरव्यू अपनी, अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, लेकिन अगर आपकी वाइफ भी आपके साथ होती तो शायद वो भी कुछ इनपुट जरूर दे सकती। नहीं लेकिन नहीं, उसे सब पता है। अच्छा। हाँ। राथर अमान कुछ कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने कैप्टनशिप क्यों छोड़ी, और आपने जो है वो T20 के अंदर जो है वो क्या आपका होगा प्लान आगे। यार ये लंबा सवाल है, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि शॉर्टली आप। जितनी मैंने लीडरशिप की एज ए कैप्टन, मैंने मैचेस खेले, उसमें अल्लाह ने बहुत सी कामयाबियां दी। लेकिन जो उस वक्त का मौजूदा दौर था, उसमें जो बोर्ड ऑफिशियल्स थे, मैं कभी भी किसी भी बोर्ड की आंख का तारा नहीं था, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैं गलत बात को सुनता नहीं हूँ। तो उस वक्त उनको ऐसा बंदा चाहिए था जो उनकी पॉलिसीज जैसी गलत या सही उस पर क्वेश्चन ना करे। मैं वो था नहीं, लिहाजा मैं अपने आप को मैंने साइड पे कर लिया। एंड आई थॉट कि समवन जो ये काम कर सकता है वो आ जाए, वो इस काम को बेहतर तरीके से कर ले। तो मैं उनके प्लान्स में नहीं था, और वो चाह रहे थे कि मैं इस चीज को छोड़ दूं, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के क्रिकेट को लेके कहीं पे भी किसी को नुकसान पहुंचे। तो मैं एज ए प्लेयर खेल सकता हूँ, मैं पाकिस्तान, मुझे जरूरत नहीं थी कप्तानी की, खाम खा की कुछ चीज, अपने आप को बेनिफिट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। तो मुझे पता था कि मैं एज ए प्लेयर भी खेल सकता हूँ, आई एम अ परफॉर्मर। तो मैंने कप्तानी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उस वक्त के जो ऑफिशियल्स थे वो मुझे नहीं चाहते थे कि मैं पाकिस्तान का कप्तान रहूं। हम्म। अच्छा, बिल्कुल सही। हमने बहुत सी चीजें कवर कर ली हैं जो सवालों में भी। मेरा एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंस्टा लाइव का रहा है, जहां मैंने लोगों के सवाल या कमेंट्स नहीं पढ़े थे, तो उस पर काफी मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए आई मेड श्योर कि आपके सवाल भी सब हो जाए। इस लेकिन मरतबा उससे हो पहले जाए जो मैंने, इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपको शुक्रिया ही करूंगी हफीज। आपने अपने कीमती वक्त में से अपनी फैमिली के साथ जो टाइम आप गुजारते हैं वो बहुत हमारे लिए मानी रखता है। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, मैं रियली और एंजॉयड थैंक आपका, यू। थैंक यू आपके इस प्रोग्राम में आना, आपके तमाम सवालात की मैंने आपको पहले आपकी तैयारी की जो है मैं आपको शाबाशी दे चुका हूँ। वेरी थैंक ऑनेस्टली यू, रियली वेरी एंजॉयड काइंड। इट। एंड आप जहाँ पे भी रहें कामयाब रहें, जहाँ पे भी आपके जो भी एम्बिशंस हैं वो अल्लाह आपको कामयाबी दे। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। आपके लिए भी ऑल द बेस्ट। आप जो भी करें उसमें कामयाब हो, और आपके जो फैंस हैं वो इसी तरह आपको देखते रहे, और जिस तरह हमने कमेंट्स में भरमार देखी है आपसे मोहब्बतों का जो इजहार हुए हैं, वो ऐसे ही हमेशा जारी और सारी रहे, आप जो भी करें लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हफीज। और जिन लोगों ने हमें देखा, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी। मैं ये हफीज की कॉल एंड कर लेती हूँ जी। जिन लोगों ने हमें देखा, आपका थैंक यू सो मच। मैं कुछ ही दिन में किसी और आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर के साथ इसी तरह एक और इंस्टा लाइव करूंगी। आप अपने सजेशंस मुझे मेरे डीएम में दे सकते हैं ऑन माय ट्विटर और इंस्टाग्राम, और फिर उन लोगों को मैं इंटरव्यू करूंगी जिनकी सबसे ज्यादा आप लोगों की फरमाइश आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।